गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्लास 12th के जेनेटिक्स यूनिट्स का चैप्टर एवोल्यूशन। सबसे पहले हम एवोल्यूशन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि एवोल्यूशन के चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में कितने साइंटिस्ट आए हैं और किन साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरी की है। जैसे कि सबसे पहले मॉडर्न थ्योरी आती है एवोल्यूशन की, वो ओपानियन और हेल्डेन ने दी थी। दूसरा होडेल्यूड सोप जो होता है वो हेल्डेन ने दिया था। जर्म थ्योरी पास्टर ने दी थी। बायोजेनेटिक लॉ अर्नस्ट हैकल। म्यूटेशन थ्योरी जो थी वो ह्यूगो डी वेराइज ने दी थी। जो हमारे पास प्रिंसिपल था पॉपुलेशन का, थॉमस माल्थस ने दिया था। और जो प्रिंसिपल जियोलॉजी का था वो चार्ल्स लियल ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन जो देखा गया था वो डार्विन के उसमें देखा गया था। एंड एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस लेमार्क। ये सारे साइंटिस्ट के नाम है और इन साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी है, ये डिस्कवरी की है। उसके बाद एनसीईआरटी से लिए गए हैं कि जैसे कि किसकी एज कितनी है। तो यूनिवर्स की एज जो है वो 20 बिलियन ईयर्स है। अर्थ की एज 4.5 बिलियन ईयर्स है। नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ, जितनी भी नॉन सेलुलर सभी की सभी फॉर्म है उनकी लाइफ है 3 बिलियन ईयर्स। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000। इन्वर्टिब्रेट, जो इन्वर्टिब्रेट थे वो बने थे 500 मिलियन ईयर्स एगो पे। और जो जोलेस फिशेस, जितनी भी फिशेस जिनके पास जो प्रेजेंट नहीं है वो बने थे 350 मिलियन ईयर्स एगो। सीविड्स 320 मिलियन ईयर एगो। फिश लाइक रेप्टाइल्स, मतलब कि जो रेप्टाइल्स हैं फिश की तरह, वो थे 200 मिलियन ईयर्स एगो पहले। डायनासोर सडनली डिसअपियर हुए थे तो वो है 65 मिलियन ईयर्स एगो। जो ड्रिप्थोसरिकस और रामपिथिकस हैं वो थे 15 मिलियन ईयर्स एगो। कौन? ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस। अब एवोल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसका नाम है बिग बैंग। इसमें बिग बैंग में एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब कि बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें जो था यूनिवर्स एक्सपेंड हो गया था, मतलब कि बढ़ गया था। जब यूनिवर्स फैल गया, फट गया, एक्सपेंड हो गया तो उसमें जो टेम्परेचर था वो कम हो गया। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एक चीज़ ज़्यादा हो रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो जब ये फैला तो टेम्परेचर केम डाउन हो गया। टेम्परेचर केम डाउन और बिग डाउन थ्योरी, जो बिग बैंग थ्योरी थी उसमें क्या था, हाइड्रोजन और जो हीलियम है वो बाद में जो है गैस रिलीज हुई थी। कोई भी एटमॉस्फेयर उस वक्त पे नहीं था अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे मोल्टन जो मास था जिसने अर्थ को कवर कर रखा था। उस मोल्टन मास में क्या आता है, एक आता है पानी के वेपर्स, एक आता है मीथेन CH4, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया। ये सारी चीज़ें जो है ये रिलीज़ हुई थी क्योंकि इसने जो है अर्थ की मोल्टन मास कवरिंग कर रखी थी। फिर हम H2O को जो है यूवी लाइट के साथ जब रिएक्ट करते हैं, स्प्लिट करते हैं, जब वो यूवी लाइट के साथ हुई तो उसने हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है रिलीज़ किए। H2 जो था वो काफ़ी लाइटर था जिसकी वजह से वो एस्केप हो गया, वो बच गया। जो H2 था वो काफ़ी ही ज़्यादा लाइटर था। कौन फंसा? यहाँ पर ऑक्सीजन फंसा। तो ऑक्सीजन जो था, अभी जो O2 था इसको अमोनिया के साथ और CH4 के साथ जो है रिएक्ट करवाया जिसमें हमारे पास H2O, CO2 और कुछ ऐसी गैसेस निकली इन दोनों को रिएक्ट कराने पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर एक्सपेरिमेंट जो था 1953 में हुआ था, SR मिलर ने दिया था। इसमें कुछ H2O के वेपर, CH4, H2, NH3 ये सब को जो है लिया गया और तब टेम्परेचर था 800 डिग्री सेल्सियस। 800 डिग्री सेल्सियस था तब। फिर आता है यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, मतलब कि एक स्टेटमेंट है ये, एक एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द एवोल्यूशन, मतलब कि एवोल्यूशन को एक सपोर्ट देना है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट देना है। और मतलब कि एम्ब्रियो वाले टाइम पे, ना वो गॉट है ना वो कोई चिल्ड्रन, दैट इज एम्ब्रियो सपोर्ट फॉर द एवोल्यूशन। ये प्रपोज किया था अर्नस्ट हैकल ने। अर्नस्ट हैकल ने इसको प्रपोज किया था, मतलब कि डिस्कवर किया था। चिल्ड्रंस जैसे कि कुछ सिमिलर होते हैं, अडल्ट काफ़ी सिमिलर नहीं होते, वो बहुत चेंज हो जाते हैं जब वो अडल्ट होते हैं। इसको ये डिसअपियर किया, मतलब कि ये बात जो है ये गलत दोहराई कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया एवोल्यूशन के लिए अर्नस्ट हैकल ने, कि जो चिल्ड्रन जो होते हैं वो थोड़े थोड़े मिलते जुलते हैं, एम्ब्रियो ज़्यादा मिलते हैं, अडल्ट बिल्कुल नहीं मिलते। ये डिसअपियर किया, मतलब कि ये मना कर दिया कि गलत है, कार्ल अर्नस्ट वॉन पेयर ने। जी हाँ। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास होमोलोगस ऑर्गन्स
और एनालॉगस ऑर्गन। अब होमोलॉगस ऑर्गन में क्या होता है, जो इनके ओरिजिन होते हैं वो सेम होते हैं, फंक्शन अलग होते हैं। मतलब कि ओरिजिन सेम, फंक्शन अलग, कि ओरिजिन तो सेम है इनके बट इनके फंक्शन अलग है, जो इनके काम करना का वो है वो अलग है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन में जो ओरिजिन है वो डिफरेंट होता है लेकिन उनका फंक्शन बिल्कुल सेम होता है। अब जैसे कि सबसे पहले होमोलॉगस ऑर्गन में हमारे पास आता है जो फोर लिम्ब बोन्स होते हैं मैमल्स के अंदर। अब मैमल्स में हमारी क्लास आती है कॉर्डेटा, वी आर ऑल्सो मैमल्स। तो हमारे जो फोर लिम्ब बोन्स होते हैं मैमल्स के अंदर वो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। फिर थॉर्न्स, टेंड्रिल्स, ये सारे हमारे पास प्लांट्स में आ जाते हैं। हार्ट्स, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, जो भी दिल ब्रेन है वर्टिब्रेट का, वो भी कॉर्डेट्स के अंदर आता है। तो इस सब में क्या लिया हमने, एक तो प्लांट ले लिया है क्लास, एक कॉर्डेटा और यहाँ पर भी कॉर्डेट ले लिया है। तो ये सारे होमोलॉगस है क्योंकि इनके ओरिजिन सेम है जहाँ पर ही है बट ये फंक्शंस आर वेरी डिफरेंट एंड डिफरेंट। अब आते हैं एनालॉगस ऑर्गन। इनके पास क्या है, इनके पास ओरिजिन तो अलग है लेकिन उनके काम करने का फंक्शन बिल्कुल सेम है। जैसे कि इसमें हमने क्लास देखनी है जो विंग्स होते हैं बटरफ्लाई के और बर्ड्स के। बर्ड्स जो है वो अलग उससे है क्लास से और ये बटरफ्लाई अलग क्लास से है, तो ये हो गया एनालॉगस ऑर्गन। आई जो होती है ऑक्टोपस की, ऑक्टोपस मोलस्का से है और मैमल्स मैमिलिया से है क्लास से, तो ये भी अलग हो गया क्योंकि इन दोनों की क्लास अलग है। फिर आता है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, तो ये भी हमारे पास एनालॉगस ऑर्गन में आएगी। लोगों को ऐसा लगता है कि होमोलॉगस में आएगी बट नहीं, ये भी एनालॉगस में आएगी। फिर हमारे पास एक टर्म आती है नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं नेचुरल सिलेक्शन के कि क्या है ये। नेचुरल सिलेक्शन जो था ये इंग्लैंड के अंदर दिया गया था, बताया गया था 1850s के अंदर। क्या होता था, वाइट मॉथ जो होते हैं उनकी जो क्वांटिटी थी वो ज़्यादा थी डार्क कलर वाले मॉथ से। दो कलर के मॉथ थे, एक वाइट मॉथ था एक डार्क मॉथ था। ये क्या थे, जो ये ट्री की बाग होती है उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते थे। अब क्या होता था कि पहले मान लो कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, तो वो जो बाग होती थी वो वाइट कलर की ही होती थी। तो दो कलर के मॉथ हो गए, एक वाइट कलर के और एक डार्क कलर के। अब वो चीज़ भी वाइट कलर की है। जब मैं इस पर मान लो वाइट कलर का पेन चलाऊंगी, ये शीट वाइट कलर के, तो क्या वाइट कलर इस पर दिखेगा, नहीं दिखेगा। ऐसे ही जो वाइट मॉथ होता था वो उसके ऊपर नहीं दिखता था जब कोई भी पोल्यूशन नहीं था, लेकिन डार्क वाला दिखता था, तो जो प्रे होता था वो इसको उठा के चला जाता था डार्क वाले मॉथ को। ठीक है, तो फिर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो 1920s के अंदर क्या हुआ, जो डार्क मोथ थे वो ज़्यादा हो गए थे और वाइट मोथ कम हो गए थे। क्यों हुए थे वाइट मोथ कम, क्योंकि प्रे इनको उठा कर ले जाता था, क्योंकि ये डार्क कलर के मोथ पर शो हो जाते थे। जैसे वाइट कलर की शीट के ऊपर ब्लैक कलर का धब्बा या कोई भी पेन शो हो जाएगा ईजिली, बट यहाँ पर वाइट कलर का नहीं होगा। अगर ये डार्क कलर की होती तो वो शो हो जाता। तो 1920s के अंदर यही हुआ था, ये नेचुरल सिलेक्शन था इंग्लैंड के अंदर 1850s में। वाइट कलर के मोथ ज़्यादा थे डार्क कलर के मोथ से इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है 1920s में डार्क कलर के मोथ ज़्यादा हो गए थे, वाइट कलर के मोथ कम हो गए थे। जो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स होती है वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंट होती है सर्वाइव करने की वैरायटी के लिए। जो हर्बिसाइड पेस्टिसाइड्स होते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं वैरायटी सर्वाइव के। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो एवोल्यूशन होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन